है दोस्तों, मेरा नाम है केडी। मैं एक 3D गेम एनवायरनमेंट आर्टिस्ट हूँ। मुझे इस गेम इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। इन 7 सालों में मैंने जो भी वर्क फ्लो सीखा है, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, साझा करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3D मॉडल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो हर बिगिनर को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिसमें से पहला है प्रिमिटिव शेप या प्राइमरी शेप्स। दोस्तों, यह वो बेसिक 3D फॉर्म होता है जिससे कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडल को हम बनाना शुरू करते हैं, जिसमें जैसे क्यूब, सिलेंडर या स्फीयर इत्यादि। साथ ही हम जानेंगे के 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स, जो कि है वर्टेक्स, एज और फेस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनके बारे में काफ़ी गहराई से इस वीडियो के में हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 3D मॉडल के वर्कफ्लो की, जो कि प्रोफेशनली जो है वर्कफ्लो जनरली 3 स्टेज का होता है। वो है ब्लॉकिंग स्टेज, हाई पॉली स्टेज और लो पॉली स्टेज के बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम कोई भी 3D मॉडल को बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो है रेफरेंस सेटअप या रेफरेंस गैदरिंग का। तो किस तरह से एक रेफरेंस को किस तरह से आप रेफरेंस कलेक्ट कर सकते हो, उस रेफरेंस को किस तरह से आप अपने 3D सॉफ्टवेयर पे मैच करा सकते हो, ओपन कर सकते हो, जिससे कि आप जो भी मॉडल बना रहे हो उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन, डिटेल्स और एक्यूरेसी आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राइमरी शेप्स के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ब्लेंडर के यूआई और इनके टूल्स, जो भी नेविगेशन है, इनके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात करी थी। तो जिन्होंने भी वो ट्यूटोरियल नहीं देखी है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जाके पहले उस वीडियो को देखें, ट्यूटोरियल को देखें, ताकि आने वाले वीडियो या आज के वीडियो में आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं प्राइमरी शेप्स की। तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी शेप्स हैं, चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, गन, व्हीकल, घर, कुछ भी ले लो आप, पेड़ पौधे, सब इन्हीं जो 4 शेप्स हैं, इन्हीं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई ना कोई जो शेप्स है, जैसे हम अगर अपने उंगली को, फिंगर की बात करें, तो आप देखेंगे वो भी एक सिलेंडर जैसे लगती है ना। जैसे ये क्यूब हो गया, ये सिलेंडर है, स्फीयर है, ये एक सिंपल प्लेन है। और इन्हीं शेप्स, ये जितने भी शेप्स है, इनके पास खुद की अपने एक विड्थ, हाइट और लेंथ होती है। मतलब तीनों के तीनों 3 डायमेंशन इस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने वीडियो पे मतलब इंट्रो के टाइम मैंने बताया था कि ये जो प्राइमरी शेप्स होते हैं, ये 3D मॉडलिंग का सबसे बेसिक ज्योमेट्री फॉर्म होता है। इन्हीं से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, यदि आप यहाँ पर एक इस व्हीकल का अगर हम एग्जांपल लें, तो आप देखेंगे इस व्हीकल में जो ब्लॉकिंग है, यहाँ से यहाँ अगर हम इसको मान लें फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, एक बॉक्स के रूप में है, क्यूब के रूप में है ना। ये भी एक क्यूब के रूप में है। इसके जो पहिए हैं, ये आप देखेंगे क्या है, एक सिलेंडर के रूप में है ना। ये यहाँ पर जो लाइट लगी है, ये क्या है, ये भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। इसके अलावा अगर हम ये चेयर ले लें, इस चेयर में जितने भी इसके जो लेग्स हैं, ये आप देखेंगे सारे के सारे क्यूब है ना। ये सीट जो है, ये एक एक लकड़ी का जो गद्दा है, ये सारे के सारे एक क्यूब के फॉर्म में है। तो एक क्यूब से हम इसको बना सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो झोपड़ी है, इस झोपड़ी में आप देखेंगे, अगर हम इसको एग्जाम्पल ले, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो फॉर्म है, ये पूरा का पूरा एक क्यूब के फॉर्म में है ना। देखिए शेप में है। अब पहले तो एक क्यूब है, इसके बाद इसको डिफॉर्म करके हम घर बना सकते हैं। ये यहाँ पर जो सपोर्ट के लिए जो बम्बू या जो भी क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट जो लगाए हुए हैं, ये भी एक सिलेंडर के रूप में है ना। तो
इस तरह से दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीजें बनी हुई है, सारे के सारे इन्हीं बेसिक शेप्स से ही बनते हैं। ठीक है। तो हम जब भी कोई भी चीज जब बनाना स्टार्ट करेंगे 3D में, तो इन्हीं शेप से हम स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो शेप है, मतलब किससे सिमिलर है। जैसे यहाँ जैसे मैंने बताया कि ये जो घर का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हम क्यूब मान सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर का है, इसको हम उठा सके, है ना, फिर छत ये सब बना सकते हैं। तो वैसे ही है। ये हो गए प्राइमरी शेप्स की बात। अब आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे। तो दोस्तों चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों इससे पहले टॉपिक में हमने प्राइमरी शेप्स के बारे में जाना, उनके बारे में सीखा। प्राइमरी शेप्स कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से एक 3D मॉडल को ब्लॉकिंग या स्टार्ट करने में प्राइमरी शेप्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्तों हमारा जो दूसरा टॉपिक है, 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइमरी शेप्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्राइमरी शेप्स, जितने भी प्राइमरी शेप्स है, ये इनके 3 फंडामेंटल जो कंपोनेंट होते हैं, वो उन्हीं से मिलकर बना होता है। तो और ये 3D मॉडलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होता है। चाहे आप करेक्टर बना रहे हो, कार बना रहे हो, वेपन बना रहे हो, आप किसी भी टाइप के आप 3D मॉडल बना रहे हो, हर 3D मॉडल से 3 बेसिक चीजों से मिलकर बना होता है, जो कि है वर्टेक्स, एज और फेस। इनके जो 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं से मिलकर बना होता है। तो अगर आप इन तीनों को समझ लिए, तो आपके लिए जो है 3D फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो क्यूब में आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं, इसे वर्टेक्स कहते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को एज कहते हैं। और ये जो सरफेस देख रहे हैं, इसे पॉलीगन या फिर फेस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वर्टेक्स के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों वर्टेक्स जो है वो एक 3D स्पेस में एक सिंगल पॉइंट होता है, जिसे एक डॉट भी बोल सकते हैं आप सिंपल भाषा में। इसके पास अपनी खुद की एक पोजीशन होती है एक्स, वाई और जी एक्सिस पर। इसका कोई साइज नहीं होता है, ना ही लेंथ, विड्थ और हाइट, कुछ भी नहीं होता है। इस किसी भी एक्सिस पे एक लोकेशन होती है। ठीक है। अगर आप इस क्यूब को ध्यान से देखें, तो आपको हर कॉर्नर में एक एक वर्टेक्स नजर आएगा। ये एक क्यूब में जो है टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। 8 वर्टेक्स मिलकर क्यूब बनाते हैं। ये वर्टेक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी शेप्स को क्रिएट करने में। जैसे कि आप अगर एक वर्टेक्स को आप मूव करेंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस क्यूब का शेप जो है वो डिफॉर्म हो रहा है। तो किसी भी मॉडल को बनाने समय प्राइमरी शेप का जब हम यूज करते हैं, तो उनके शेप को डिफॉर्म या फिर उनके जो भी हम 3D मॉडल बनाते हैं, उनके रेफरेंस को मैच करने में, उनको उनके फॉर्म एक्यूरेसी में इन वर्टेक्स का हम यूज करते हैं। इनको मूव करके हम रेफरेंस को मैच कराते हैं, और 3D मॉडल को जो है बनाने में ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। सरल सा भाषा में मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो है एक डॉट होता है। इन डॉट से मिलके ये पूरा एक शेप क्रिएट करता है। ठीक है। एज की अगर बात करें, तो जब 2 वर्टेक्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो एक लाइन बनती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन बन रही है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बातें करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम ये जो एक डॉट है, ये वर्टेक्स है। ठीक है। एक दूसरा अगर वर्टेक्स के साथ हम रखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 वर्टेक्स को मिलकर एक लाइन बन रही है यहाँ पर। ठीक है। देख रहे हैं, ये लाइन बन रही है।
तो इस लाइन को ही एज कहते हैं। एज जो है वो मॉडल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे ये इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ड सरफेस में। और क्योंकि हार्ड सरफेस का जो फॉर्म होता है वो थोड़ा सा शार्पन होता है, एज वगैरह में बेबल्स होते हैं, है ना, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एज से ही। तो एज का जो है, जितने भी एजेस है इनके 3D मॉडल में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हर क्यूब में, ये जो क्यूब है इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 12 एजेस है, और इन्हीं 12 एज को मिलकर एक क्यूब का निर्माण कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 एज जो है मिलकर एक क्यूब का निर्माण कर रहे हैं। और इन एज से भी हम किसी भी शेप्स को अगर लार्ज स्केल में अगर हम इसको डिफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें एक क्यूब को हम किस तरह से एक अलग शेप में हम डिफॉर्म कर रहे हैं, है ना, ये देखिए। तो एज पकड़ने का इम्पोर्टेंट यह है कि हम एक साथ इसके दो वर्टेक्स को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वो रहता है कि एक ओरिजिन रहता है, मतलब एक लाइनिंग जो आप देख रहे हैं, जैसे हम वर्टेक्स के साथ अगर इसको हम मूव करें तो हो सकता है यहाँ से ये जो जो शेप है मेरा, वो इस क्यू मोड में थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्म क्रिएट करे। तो अगर हम चाहें कि पूरा यहाँ से यहाँ एज पकड़ के इसको मूव करके साथ में दोनों साइड का जो है शेप अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो एज भी काफी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी शेप को डिफॉर्म करने में, बनाने में। तीसरा कंपोनेंट और काफी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो फेस है। जब 3 या 4 वर्टेक्स मिलकर जब एक ठोस सरफेस बनाते हैं तो उस सरफेस को आप पॉलीगन करते हैं, ठीक है, या फेस करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वाड एक बना रहे थे हम, 4 वर्टेक्स को इस तरह से पकड़े तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक हाईलाइट हो रहा सरफेस। तो ये जो हाईलाइटेड सरफेस है इसे हम फेस या पॉलीगन कहते हैं। ये यही जो सरफेस या फेस है यही जो है किसी भी मॉडल को विजिबिलिटी प्राप्त करता है। जब हम मॉडल को रेंडर करते हैं, देखते हैं, तो ये सरफेस जो है यही इसको एक विजिबिलिटी प्राप्त करता है। हम सरफेस को ही देखते हैं। तो ये सरफेस काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीगन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पे जो है हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं, मटेरियल अप्लाई करते हैं, ताकि इस पे जो भी कलर या फिर जो भी इसका शेडर है या मटेरियल है, चाहे वो हम आयरन, लोहा या कुछ बना रहे हैं, प्लास्टिक का कुछ भी एक एसेट बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है इनके ये सरफेस या पॉलीगन पे ही अप्लाई होती है। फेस जो है ये 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है क्वाड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है ट्राइंगल, मतलब अगर हम यूं कहें कि अगर ये वाली फेस अगर हम हटा दें, डिलीट कर दें, तो एक सेकेंड यहाँ पे आप एक सेकेंड, जैसे अगर हम इसको इसके साथ मार्च कर दें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वर्टेक्स मिलके एक फेस बना रहे हैं, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल फेस हो गया हमारा। और यहाँ भी देख रहे हैं ट्राइंगल फेस बना रहे हैं। इसको हम यूँ कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर एक एज मिला दें, तो एक जो भी हमारा क्वाड है ना, वो 2 ट्राइंगल से मिलकर बन रहा है। एक ट्राइंगल यहाँ हो गया, ये रहा, दूसरा ट्राइंगल यहाँ।
तो बेसिकली जो भी एनिमेशन जिस एसेट में एनिमेशन होता है, जिस एसेट का खासकर करेक्टर में हम कोशिश करते हैं कि जितने भी पॉलीगन रहे वो क्वाड रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने वर्टेक्स के टाइम में बताया कि इनके जितने भी वर्टेक्स है उनका अपना खुद का पोजीशन होता है। तो जब कोई चीज हम मूव करते हैं, किसी हैंड को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हम उनके वर्टेक्स के जो पोजीशंस है उनको मूव करते हैं, है ना। तो क्वाड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो भी मोशन है वो स्मूथली, मतलब वो मूव करे, एनिमेशन में कोई दिक्कत ना हो। और तीसरा होता है एनगॉन, मतलब वो फेस जिसमें चार या पांच, चार से ज्यादा ट्राइंगल से मिलकर बनता है, उनको एनगॉन कहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम इसका ले लें, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, सेकेंड, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं यहाँ पर, इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं ऊपर का जो ये फेस है, इसमें काफी सारा वर्टेक्स से मिलकर ये फेस बना रहा है, तो इसे हम एनगॉन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फेस पे काफी सारे वर्टेक्स हैं, देख रहे हैं, इतने वर्टेक्स मिलके एक वो बना रहे हैं, ये देख। तो इस टाइप के फेस को हम एनगॉन कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रोफेशनल मॉडलिंग में मोस्टली हम क्वाड जो है क्वाड पॉलीगन की ही यूज करते हैं। तो ये थे दोस्तों किसी भी शेप्स के अच्छे फंडामेंटल कंपोनेंट जो कि किसी भी मॉडल को बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इम्पोर्टेंस होती है। अ, आप आगे जब मॉडल बनाना हम स्टार्ट करेंगे तब आप और ज़्यादा सीखेंगे किस तरह से हम वर्टेक्स, एज और पॉलीगन्स को मिलकर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप को हम बनाते हैं, शेप को डिफॉर्म करके हम अपने रेफरेंस को मैच कराते हैं। चलिए आगे के नेक्स्ट टॉपिक में हम जंप करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा तीसरा टॉपिक है थ्री डी वर्क फ्लो, यह थ्री डी मॉडलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। यह बेसिकली जितने भी प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होते हैं वो सभी जो है इसी वर्क फ्लो को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था, ब्लॉकिंग स्टेज, फिर हम हाई पॉली बनाते हैं, उसके बाद उसका लो पॉली बनाते हैं। जनरली गेमिंग इंडस्ट्री में इस यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो चलिए ये तीनों जो स्टेज है वो उनको और अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है ब्लॉकिंग का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मॉडल है। तो ब्लॉकिंग में सबसे ज़्यादा जो हम जिसे फोकस करते हैं वो होता है इसका सिलुएट, इनके प्रपोर्शन और साइज वगैरह ये मैच कराते हैं। ये बेसिक प्राइमरी शेप्स आप कर सकते हैं, बेसिक प्राइमरी शेप्स से हम बनाते हैं ब्लॉकिंग को। तो बेसिकली हम प्राइमरी जो भी शेप्स है, प्राइमरी शेप्स, उन्हीं से हम इनको जस्ट एक इनिशियल स्टार्ट करते हैं अपना मॉडलिंग को, एक शेप देते हैं, इनके सिलुएट को मैच करते हैं, साइज को मैच करते हैं। इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहला स्टेज हमारा यह है। अगर हम स्टार्टिंग में हाई पॉली पे ध्यान दें तो क्या होगा कि हम उनको चेंज चेंज करने में उनके अगर कोई फीडबैक आता है या फिर कभी भी उनको टैकल करने में उनके मैच को, क्योंकि बहुत हैवी मैच होता है वो, तो काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। तो इस कारण से हम पहला जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है ब्लॉकिंग स्टेज। ब्लॉकिंग अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि तो ब्लॉकिंग बेसिकली हम ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग बनाते हैं, इसमें डिटेल्स नहीं होती है।
हम इस पे सिर्फ इसके सिलुएट और इनके जो प्रोपोर्शन या फिर इनके साइज वगैरह मैच कराते हैं, रेफरेंस से मैच कराते हैं। उसके बाद हम आगे चल के हाई पॉली पे जंप करते हैं, ठीक है? तो जब हमारा ब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाता है, सॉरी, जब हमारा ब्लॉकिंग खत्म हो जाता है और हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ, हमारा मॉडल अब इनिशियल स्टेज तक आ चुका है, हमारा सिलुएट मैच कर रहा है, प्रोपोर्शन जो है वो मैच कर रहा है, साइज वगैरह सब जब फाइनलाइज हो चुका होता है, फिर हम जंप करते हैं हाई पॉली में। हाई पॉली में दोस्तों, हाई पॉली क्या है कि हाई पॉली एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाई पॉली एक डेंस मैच होता है, ठीक है? डेंस मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आप जो ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो पॉलीगन जो भी इनकी जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ताकि उसमें डिटेल्स आ सके, ठीक है? तो जितना भी डिटेल्स है, जैसे आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, ये ब्लॉकिंग था, ये ब्लॉकिंग है और ये हाई पॉली है। तो आप खुद ही इसमें डिफरेंसेस इसमें देख रहे हैं, कितने अच्छी लेवल्स है, इनके डिजाइन वगैरह जो भी ड्राइंग है। तो हर चीज़ हाई पॉली में इनके और भी छोटे-छोटे जितने भी डिटेल्स होते हैं, वो हम हाई पॉली में बनाते हैं। अ, इस पे हम जो कर्व वगैरह, स्मॉल कट्स, फोल्ड, अगर अगर आप इसमें कपड़े वगैरह अगर रहेंगे तो फिर आप फोल्ड वगैरह जो भी मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है वो हम हाई पॉली में डिटेल्स करते हैं पूरा। हमारा तीसरा जो स्टेज है वो है लो पॉली का। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई गेम पे काम करते हो या फिर जब कोई गेम बनता है, तो आप एक गेम में क्या होता है कि काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर वो रेसिंग गेम हुआ तो उसपे कार रहेंगे, आसपास के घर, पेड़-पौधे, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके टेक्सचर्स होते हैं, एनिमेशन रहता है, काफ़ी कुछ उसपे होता है। तो एक गेम लगभग अगर अच्छा से हाई क्वालिटी में अगर बनाया जाए, हाई क्वालिटी आउटपुट अगर दिया जाए, तो ये गेम लगभग 100 जीबी, 150 जीबी तक चला जाता है, ठीक है? तो इतने हाई अ, गेम को चलाने के लिए भी हमें ज़्यादा वो चाहिए, रैम या फिर प्रोसेसर, उतना मतलब जीपीयू चाहिए उतने हाई गेम को चलाने के लिए। तो क्या होता है कि हम अपने गेम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जब एक गेम बनता है तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके उसे लो बनाएँ। तो जब आपका हाई पॉली डन हो जाता है, फिर हम आते हैं लो पॉली पे। लो पॉली में हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी यहाँ पर अगर आपका जो लो पॉली का मैच है वो अगर एनिमेशन हो रहा है, तो आपको तो काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इनके अ, जो भी पॉलीगॉन्स है उनकी डिस्टेंस लगभग कोशिश करेंगे कि सेम रहे, ठीक है? इक्वल डिस्टेंस पे रहे। मैश फ्लो अच्छा रहे। मैश फ्लो मतलब ये जो भी एजेस आप देख रहे हैं, ये जैसे यहाँ-तहाँ से नहीं निकले, उनका एक 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 मतलब सुसज्जित जिसको बोल सकते हैं, अच्छा से अरेंज मैच फॉलो रहे। तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। अगर आप प्रॉप में काम कर रहे हैं जो कि एनिमेटेड ना हो, तो आप कोशिश करें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक सरफेस ना, ये फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ शेडिंग नहीं आने वाली, तो हम चाहें तो इस इसको जो है हम मार्ज कर सकते हैं, ठीक, कोलैप्स कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक अगर हम, सॉरी, यहाँ से इन इन जितने भी है, इन सबको हम कोलैप्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोलैप्स कर सकते हैं, ताकि हमारा ट्राई काउंट जो है, ट्राई वो कम हो, ठीक है? ट्राई काउंट मीन्स, अगर आपको मैं बताऊँ, 1 सेकंड। उम, हाँ, तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अ, जो वर्टेक्स के बारे में आपको बताया था मैंने, तो कितने वर्टेक्स इस पे यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं, मतलब ये टोटल है। और जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें 122 वर्टेक्स जो मेरे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, 122 ऑब्जेक्ट जितने भी सिलेक्ट हुए हैं वो है। ठीक है, एजेस कितने हैं, 299। ठीक है, फेस कितने हैं, 150। और ट्राइंगल्स ट्राइकाउंट कितने हैं, 298। तो जैसे एक अगर मैं फेस की बात करूँ, तो एक फेस कितने होते हैं, दो ट्राइंगल होते हैं। यहाँ से जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, अगर हम यहाँ से इसको ज्यूम करें कि यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक मेरा अगर एक एज एज है, ठीक है, एज में डाल दो तो आप यहाँ पर दो ट्राइंगल्स आपको मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो गेमिंग मेज है वो ट्राई काउंट में हम काउंट करते हैं। ट्राई काउंट मतलब कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो लो पोली है वो जितने कम ट्राई काउंट में बने तो वो बेनिफिट होगा हमारे लिए, गेम उतना ही ऑप्टिमाइज रहेगा। और क्या होता है कि जो भी एसेट्स कैमरा के सामने जो भी ज़्यादा दिखेंगी गेम में, उनको थोड़ा सा हम डेंस बना सकते हैं। बट जो भी एसेट्स कैमरे से थोड़े से दूर पे होते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं जितना हो सके ऑप्टिमाइज करने का। तो हाँ, अब इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे हमने हाई पॉली बनाया, जब आप आगे जब हम मॉडलिंग सेक्शन में के बाद जब हम टेक्सचर पे जाएंगे, तो जैसे कि टेक्सचर में एक मैप होता है, नॉर्मल मैप। उसके बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। नॉर्मल मैप क्या होता है कि जो हाई पॉली के डिटेल्स है वो लो पॉली में प्रोजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम उससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा ट्राई काउंट भी सेम रहता है, और हाई पॉली में जो हम डिटेल बनाते हैं वो लो पॉली पे आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें डिटेल्स भी प्राप्त हो जाती है, और हमारा ट्राई काउंट, हमारा जो मेस है वो भी ऑप्टिमाइज रहता है। अ, तो यही कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लो पॉली को कोशिश करते हैं ऑप्टिमाइज करने का। ठीक है, हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा जो मेश फ्लो है वो भी क्लीन रहे। एक्स्ट्रा पॉलीगन जो काफ़ी पॉलीगन होते हैं जो कि हिडन होते हैं, ठीक है, तो उनको हम जैसे आपको अगर मैं अ, अगर बताऊँ यहाँ पर, जैसे ये वाली मैच है, आप देख सकते हैं। जैसे ये वाली मैच, इसको मैं अगर अ, ये वाली मैच है, इस पे शायद अगर इधर अंदर में इसको मैं अगर आइसोलेट करूँ, ये आप देख रहे हैं, ये अंदर की जो फेस है, ये फेस जैसे विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो अंदर की ओर होंगे। तो हम अगर चाहें तो इस फेस को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जब देखिएगा 124 पॉइंट आउट है, ये 94 में आ जा रहा है। कितना ऑप्टिमाइज हो गया। और सिर्फ ट्राई काउंट ही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 34 फेसेस हैं। सॉरी, एक फेस है, 32 एज और 32 वर्टेक्स ये ऑक्युपाइड कर रहा है। तो अगर हम इसको करते क्लिक करते तो देखते कितना ऑप्टिमाइज हो गया। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ऐसे एंड ऑन ना रखें, तो हम इनको वो कर देते हैं, क्वाड या फिर ट्रायंगल ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इस बात करूँ तो जैसे ये है, अ, ये हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो
जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पर कितने होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 32 एज है, क्योंकि हमें रिक्वायर नहीं है। तो हम अगर चाहें तो इनके जो एक्स्ट्रा एजेस है वो हम हटा सकते हैं। ओके, जैसे आउट, ओके, कोई नहीं। तो जैसे ये एक्स्ट्रा एजेस हैं, इसको मैं हटा दूं तो कोई दिन है इसके इसमें कोई ऐसा। ओ हाँ, इनफेक्ट तो समझा था। इसे मैं इस पे दिखा रहा हूँ, इस पे मैंने कर दिया ना। इसे इस पे इसकी बात करें, ठीक है। तो जैसे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया और हमारा मैथ भी ऑप्टिमाइज हो गया। तो इस तरह से आप तो कोशिश करेंगे जब भी अपना लो पॉली बनाएंगे तो जितना हो सके इसको ऑप्टिमाइज रखें। हिडन फेस जो भी हो, जो दिखाई नहीं देने वाले हैं, वैसे फेस को कोशिश करें डिलीट कर देने के। और कोशिश करें जितना हो सके ट्रायंगुलेट फेसेस रखें। तो दोस्तों, एक्चुअली जो हमारा लो पोली होता है, यही मेस गेम, अगर आप गेम के लिए काम कर रहे हैं तो गेम में जाती है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो पोर्टफोलियो में भी हम लो पोली को ही डिस्प्ले करते हैं। तो हमारा जो लो पोली होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से आप इस पे ज़्यादा फोकस करें जब भी आप फ्यूचर में काम करें। तो चलिए इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं, जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थ्री डी मॉडलिंग में रेफरेंस का जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। तो रेफरेंस होता क्या है? रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, या एक रियल वर्ल्ड इमेज हो सकता है, फोटो, स्केचेस, ब्लूप्रिंट्स, या वीडियो, या आप आसपास जिसे आप देखते हो, कुछ भी वो रेफरेंस हम मान सकते हैं, जिसको देख के हम थ्री डी मॉडल बनाना शुरू करते हैं या बनाते हैं। ये हमें आ, किसी भी थ्री डी मॉडल के शेप, प्रोपोर्शन, साइज, डिटेल्स कहाँ कहाँ डालनी है, कितनी डालनी है, उसके रियलिज्म में, इन सब चीज़ों में हमें गाइड करता है, हेल्प करता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बिना रेफरेंस के आप कोई भी थ्री डी मॉडल बना लोगे तो मेरे ख्याल से ये असंभव है, ठीक है। तो हर कुछ भी आप जब बनाते हो उसके लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, रेफरेंस का जो मेन इम्पोर्टेंस रोल है वो है किसी भी थ्री डी मॉडल को एक्यूरेसी देने के लिए हम यूज करते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो इमेजिनेशन करता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन या डिटेल्स वो याद नहीं रखता है। अगर आप जैसे कि कोई कार, गन या कुछ भी बना रहे हो तो रेफरेंस के बिना आप तो गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। रेफरेंस के साथ आप एग्जैक्ट जो उनके शेप्स है, जैसे अगर कार की बात करें तो उनके हेडलाइट का शेप क्या होगा, बॉडी का कर्व क्या होगा, कार कितनी बड़ी होगी, तो इन सब चीज़ों में जो है एक्यूरेसी हमें रेफरेंस के ज़रिए ही मिलता है। इसलिए रेफरेंस कभी भी आप कोई भी मॉडल जब बनाओगे तो रेफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस चीज़ में। और जो चीज़ें होती है वो जैसे प्रपोर्शन कंट्रोल में है ना। थ्री डी मॉडलिंग का सबसे जो कॉमन मिस्टेक होता है वो है रॉन्ग प्रोपोर्शन। आपको काफ़ी फीडबैक जब आप प्रोफेशनल गेमिंग इंडस्ट्री में काम करोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसके प्रोपोर्शन को मैच करना। कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मैं करेक्टर की बात करूँ या अगर आप कार की ही बात करते हैं
तो उसपे क्या होगा कि कार का हो सकता है हेडलाइट छोटा हो जाए या व्हील्स छोटा लगे, ठीक है? कभी-कभी चीज़ें स्ट्रेच लगती है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि रेफ़रेंस हमें एकदम एग्ज़ैक्ट उसके प्रोपोर्शन में हमें हेल्प करती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल अ, उम, यहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्रदान करता है। थर्ड चीज़ जो है वो है रियलिज़्म और डिटेल्स में। जब आप कुछ बनाते हो, ठीक है? कोई भी 3D मॉडल बनाते हो, तो उसका जो रियलिस्टिक कोई चीज़ बना रहे हो या फिर आप प्रॉप मॉडलिंग कर रहे हो या प्रोडक्ट मॉडलिंग कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है कि अ, जो हाई पॉली होती है, जैसे एजेस, ठीक है? कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके एज कोई भी चीज़ शार्प नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है। उसके कोई भी अगर मेटल है तो उसके एज में डैमेज रहेंगे। उसके सरफेस में स्क्रैचेस रहेंगे, कुछ सरफेस इम्परफेक्शन रहेंगे। अ, उनके सरफेस में जो है वेरिएशन रहेंगे। अ, फ़ोल्ड, डेंट, ये सब चीज़ें हमें उसको रियलिस्टिक ये सब चीज़ें ना किसी भी प्रॉप को और रियलिस्टिक लुक प्रदान करता है। तो आप जितने चाहे उतने डिटेल्स डाल लो हाई पॉली में या फिर टेक्सचर में। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो आपको आइडिया वो रेफ़रेंस से ही मिलता है। आप तो ऐसे ही एक्चुअली हम क्या करते हैं रेफ़रेंस को जब स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है हमें कि एक मेटल अ, का बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है। काफ़ी चीज़ें नॉलेज हमें प्राप्त होती है, ठीक है? जैसे अगर मैं इस रेफ़रेंस की ही बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये तो एक कॉन्सेप्ट आर्ट है, राइट? तो ये जैसे हम अगर एज्यूम करें कि ये एक मेटल है, एक हेवी मेटल है, तो आप देख सकते हैं इनके जो कॉर्नर है ये डैमेज है ना? क्योंकि ऑब्वियसली ये यूज़ हुआ है, जब यूज़ होता है तो इनके जो कॉर्नर्स हैं वो डैमेज होते हैं। इनके सरफेस पे भी देखेंगे आप कि क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो बिना रेफरेंस के या फिर आप इस ये जो वारक्राफ्ट का जो स्वॉर्ड है, ये बहुत ही अच्छा एक रेफरेंस है। यहाँ आप देखेंगे इसके ब्लेड में भी क्रैक्स पड़े हुए हैं ज़्यादा यूज़ करने के बाद। तो अ, एक रेफरेंस जो है हमें एक एक्यूरेसी एक आइडिया देता है हमें कि ये चीज़ें कैसी होएँगी, कितनी डिटेल्स डालना है। अ इनके जो रियल वर्ल्ड में जो बिहेवियर्स होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे ये और इसको रियलिस्टिक लुक प्रदान करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो वैसे भी प्रोफेशनल वर्कफ़्लो में भी जितने भी गेम इंडस्ट्री में जब या फिर आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे, तो जो क्लाइंट होता है, वो हमें कॉन्सेप्ट आर्ट या ब्लूप्रिंट कभी-कभी ब्लूप्रिंट बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्ट ही हमें देते हैं मूड बोर्ड बना के। तो हमें कॉन्सेप्ट आर्ट को ही फ़ॉलो करना होता है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर जो जब आप काम करते हैं पहले तो मैं बोलूँगा कि आप कॉन्सेप्ट को ही फ़ॉलो करो। बट एक टाइम के बाद कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट को मतलब एज़ इट इज़ कॉपी करना अच्छी बात है। बट मैं बोलूँगा कि जब आप काम करोगे तो आप एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करके आप उनके बिहेवियर को समझें। उसको ब्लाइंडली जो है ट्रेस नहीं करके आप उसको एनालाइज करें। फॉर्म क्या है, चीज़ें कैसे काम कर रही है, सरफेस का बिहेवियर क्या है। तो ये चीज़ें आपके स्किल्स को भी और ज़्यादा डेवलप करेंगे। ये आपको और फ्यूचर में हेल्प करेगा चीज़ों में। अ, जानते हैं रेफरेंस कितने टाइप का होता है? तो रेफरेंस दोस्तों बेसिकली अ, आप रेफरेंस जो है वो तो 4 टाइप के होते हैं जैसे इमेज रेफरेंस हो गया जो आप गूगल, पिंटरेस्ट इधर से कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए ये जैसे घर हो गया ये सब जितने भी रेफरेंस हैं ये चेयर ये हमर, ये शॉर्ट, ये एक्स ये सारे
चीज़ें जो है वो हमने पिंटरेस्ट से डाउनलोड करा है। दूसरा होता है दोस्तों ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो एक लाइनिंग के जैसे होता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है। इस पे आपको टॉप, साइड, फ्रंट, बैक सारे के सारे, इवन साइज भी आपको देख पा रहे हैं कि साइज भी दिया हुआ है ना? तो ये आपको ट्रेस करने में, इनके साइज प्रोपोर्शन वगैरह मैच करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है। तीसरा होता है वीडियो रेफरेंस, उससे भी आप ले सकते हैं। चौथा रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, आपको पत्थर या पेड़ पौधे या कुछ भी मिले, आप उसको फोटोग्राफ खींच सकते हो, या खुद से भी आप उसको जाके फिजिकली आप उसको टच करके या देख के ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ें कैसी है, कैसी इसके सरफेस कैसे हैं, किस तरह से चीज़ें काम करती है, जब लाइट उस पर आता है तो क्या होता है, स्क्रैचेस कब पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं, कितने पड़ते हैं। तो ये एक अच्छी हैबिट है। अ, आप जब भी बाहर जाओ तो चीज़ों को ऑब्जर्व करो। और जैसे अ, हाँ, एक और चीज़, जैसे अगर आपको ब्लूप्रिंट, जैसे मैं अगर इस ब्लूप्रिंट की बात करूँ, ठीक है? ये निंटेंडो का जो गेमिंग कंसोल है, तो इस पे आप देखेंगे कि हमें टॉप, बैक, अ, साइड व्यू है ना, लेफ्ट राइट व्यू, सारे के सारे यहाँ पर मुझे व्यू मिल चुकी है, जिससे हम आसानी से अपने जो 3D मॉडलिंग को एक शेप दे सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। बट इसके अलावा, बट यहाँ पर ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे कि ब्लूप्रिंट में बट यहाँ ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे, आपको इनके सरफेस का कोई भी डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही ये कौन से कलर या फिर इनके जो सरफेस के मटेरियल, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, इन सब चीज़ें के बारे में आपको ब्लूप्रिंट पे जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एडिशनल रेफरेंस डाउनलोड करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक का होता है ना? इसके बटन स्ट्रेट है, ऐसा डिजाइन है। चीज़ें यहाँ पर देख, जैसे यहाँ पर अंदर की ओर गया हुआ है सरफेस है ना, एक रूम है। पीछे का भी आप देख सकते हैं, पीछे का भी हमारे पास रेफरेंस है। तो जब हम इसको टेक्सचर करेंगे, देखिए यहाँ देख सकते हैं ना किस तरह से ये अंदर की ओर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। यहाँ का सरफेस का डिटेल्स देख सकते हैं। तो जब हम अ, इसको हाई पॉली पे जाएंगे तो हमें एडिशनल जो रेफरेंस है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। हम उनका इस्तेमाल करते हैं उसके रफ सरफेस के डिटेल्स के लिए, एक्यूरेसी के लिए। जब हम उसको टेक्सचर करेंगे तो इस कौन से कलर होगा, मटेरियल क्या होंगी, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशनल जो रेफरेंस है वो काफ़ी मदद करते हैं। यही सेम चीज़ कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए भी होता है। जैसे यहाँ पर आप तो ये देख सकते हैं कि ये एक वुड है, तो आप एडिशनल वुड डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज डाउनलोड कर सकते हैं वुड का, कि किस टाइप का वुड होना चाहिए। इनके जो नेल्स है, यहाँ पर जो कील है, ये कैसे होते हैं, उस पे जो डस्ट लगी हुई रहती है, तो कितने बड़े होते हैं वो नेल्स वगैरह। ये सब काफ़ी एडिशनल सॉफ्टवेयर से हमें मदद मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं, या ये जो झोपड़ी है, इस झोपड़ी में आपको 3/4 व्यू मिला हुआ है। तो ये जो, अगर हम इसको मिट्टी का माने या फिर आप प्लास्टर माने, तो प्लास्टर के एडिशनल कंक्रीट के माने, सॉरी, कंक्रीट का प्लास्टर जो है, आप एडिशनल रेफरेंस गूगल से या कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा एडिशनल रेफरेंस है, जितनी ज़्यादा रेफरेंस आप कलेक्ट करोगे, उनको समझोगे, उनको समझ के जब आप 3D मॉडल बनाओगे, तो आप देखोगे कि आपका जो आउटपुट है वो बहुत ही बेहतरीन आउटपुट निकलेगा। जो आप बनाना चाहते हो उसमें एकदम
100% एक्यूरेसी आपको मिलेगी, सरफेस डिटेल मिलेगी। जैसे हैमर की बात करें तो ये हैमर में आप देखेंगे ये जो हैवी मेटल है, ये तो कॉन्सेप्ट है, बट आपको हैवी मेटल के लिए अलग से एडिशनल रेफरेंस आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको अगर हम लेदर माने, इसके जो हैंडल्स में जो ये स्टेप्स है, तो लेदर के आप एडिशनल रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लेदर के बिहेवियर कैसा होता है, उसके टेक्सचर कैसे होते हैं, उसके सरफेस कैसे होते हैं, जो लेदर है उसको जब आप बनाओगे तो लेदर एकदम एक्यूरेट लेदर की तरह ही दिखनी चाहिए आउटपुट में। तो इन सब बिहेवियर को आप जब समझोगे, जब जानोगे, तो आप देखोगे आपका जो एसेट है, जो 3D मॉडल है, वो एकदम रियलिस्टिक लगेंगे देखने में। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप रेफरेंस को स्टडी करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। अब चलिए देखते हैं कि रेफरेंस को हम सॉफ्टवेयर में किस तरह से लेके आते हैं। ये अब देखते हैं कि हमारे जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है उस पे हम अपने रेफरेंस को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने ब्लेंडर के नेविगेशन, किस तरह से कैमरा जूम, पैनिंग, जूम आउट, जूम इन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे जल्दी बता दूं कि मिडिल माउस बटन तो अगर आप दबा के मूव करेंगे तो आप कैमरे को ऑर्बिट की तरह रोटेट कर सकते हैं चारों तरफ, इस तरह से। अगर आप ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन को घुमाते हैं तो आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ये सारे मिल जाएंगे, स्नैप हो जाएगी टॉप व्यू में। आप टॉप, बॉटम, ये सब जो व्यू है वो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्स दबाते हैं तो ये हो गया आपका बैक व्यू, दोबारा से एक्स दबाने पर फ्रंट व्यू, वाई दबाने से सॉरी ये फ्रंट व्यू, और ये बैक व्यू, ये साइड व्यू, ठीक है, ये टॉप व्यू। इस तरह से आप यहाँ से भी अपने कैमरे को अलग अलग एक्सिस पे आप स्नैप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं कैमरा इंपोर्ट करना दिखा रहा हूँ। इसके बारे में और डिटेल हम दूसरे वीडियो में भी सीखेंगे, किस तरह से कैमरे को सेट किया जाता है। क्योंकि जब आप आगे चलकर जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे और भी जब किसी गेमिंग इंडस्ट्री में काम करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा आपके प्रोजेक्ट में 3D मॉडल बनाने के लिए, वो थर्ड फोर्थ व्यू में या अलग अलग पर्सपेक्टिव में आएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको कैमरा मैच कराना होता है। कैमरा मैच करा के आप मॉडलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको परफेक्ट प्रोपोर्शन या फिर एक्यूरेसी मिले। शिफ्ट ए प्रेस करने पे आपको एक ये पॉपअप मेनू आता है ऐड का। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऐड, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। बट क्या होता है कि हमारे पास डेडलाइन होती है। अब काम को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए हम मैक्सिमम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा काम काफ़ी हद तक जल्दी हो जाता है, ठीक है। और एक अच्छी आदत भी है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेडलाइंस होती हैं, क्लाइंट की डेडलाइंस होती है। वो डेडलाइंस के बीच में ही हमें अपना आउटपुट देना होता है, फाइनल आउटपुट, ठीक है, ख़त्म करना होता है अपने काम को। तो शिफ्ट ए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो भी शॉर्टकट कीज वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों, नोट कर लीजिए। शिफ्ट ए में आपको एक ऐड का मेनू ये पॉपअप आएगा, एक मेन्यू आएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि इस मेन्यू में आप
मेस मतलब जो भी हमारे प्राइमरी शेप्स है जिससे हम इनिशियली में मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे, ये सारे शेप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, और भी चीज़ें हैं जो हम मॉडलिंग सेक्शन में अच्छी तरह से जानेंगे। ये कर्व है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सरफेस, मेटाबॉल, टेक्स्ट, ये काफी कुछ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक इमेज, है ना। इमेज आने पर यहाँ पर आप देखेंगे ये रेफरेंस है, बैकग्राउंड है, बेस प्लेन है, एम्प्टी इमेज है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको रेफरेंस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं और डिटेल में आपको जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा पहला स्टेप है रेफरेंस को सेट करना, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो जैसे आप रेफरेंस को क्लिक करते हो, ये आपसे एक पॉपअप आता है ब्राउज का। यहाँ से आप जो आपका पाथ है जहाँ पर आपने अपने रेफरेंस को रखा है जिस फोल्डर पे, उस पे चले जाना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये है मेरा टॉप व्यू, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ये मैंने टॉप व्यू में, हाँ ये बात आपको जरूरी है कि आप जिस भी व्यू पे रहिएगा, उसी व्यू के अकॉर्डिंग आपका जो रेफरेंस है वो प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आ गया हूँ फ्रंट व्यू में, तो मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करता हूँ, मुझे ये दोबारा से ये पॉपअप आता है, प्राप्त होता है। फिर मैं इमेज में जाकर ये रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं रेफरेंस, तो मैं अभी हूँ फ्रंट व्यू में। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा फ्रंट का जो रेफरेंस है, इसे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं ये मेरा रेफरेंस यहाँ पर आ चुका है। अब इस रेफरेंस को हम जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। तो जी और ये जो है ग्रीन लाइन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये वाई एक्सिस है। तो हम इसे पीछे की ओर थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, क्योंकि ये जो मेन एक्सिस है, जो 00 ऑरिजिन है, यहाँ पर अपना मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे मॉडलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जी वाई, ठीक है। हम इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, ये देखिए आ गया। ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि ये आ गया है हमारे पास रेफरेंस, रेफरेंस हमें मिल चुकी है। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट दोबारा से दबाते हैं, आप देख सकते हैं जैसे हम ये मान के चलिए मैं एक क्यूब लेता हूँ, यहाँ पर एक क्यूब आ गया। अब इसको जो है इस क्यूब को हम इसके अकॉर्डिंग फिर हम मॉडलिंग कर सकते हैं। ये देखिए एक क्यूब दिया मैंने, ऐसा करके हम इसके शेप को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें एक हमारा जो रेफरेंस है उसकी जो एक्यूरेसी है, जो भी साइज वगैरह है वो हम मैच करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। अब हमें चाहिए साइड व्यू, ठीक है। तो साइड वाला जो व्यू है, राइट व्यू, ठीक है। दोबारा से हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, इमेज में जाएंगे, रेफरेंस, ये हो गया हमारा राइट व्यू, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन है। आ,
देखिए तो हम ठीक है, इस तरह से हम इसको मैच कराएंगे। तो टॉप बॉटम, एक सेकेंड, हम आते हैं इसके फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में नीचे से जो है इसको थोड़ा सा मैच कराना है, लाइन टू लाइन, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पर, इसके भी बॉटम को मैच कराना है। तो अब देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पर रेफरेंस से थोड़ा आउट जा रहा है। तो ऐसे कभी कभी होता है कि आपके पास जो ब्लूप्रिंट मिलता है वो ब्लूप्रिंट एग्जैक्ट नहीं मतलब मैच करती है। तो आपको या तो इसको रेफरेंस को आप मैनुअली भी मूव कर सकते हैं, थोड़ा स्केल कर सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और एक और चीज देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 5.8 इंच है ना, 5.8 इंच का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से एक शिफ्ट ए दोबारा दबा के एक क्यूब लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्यूब जो है 2 मीटर का है। तो इसको हम करेंगे 0.58। ये काफी छोटा है। एक सेकेंड, ये है 0.058 मीटर, ठीक है। ओ भाई साहब, तो बहुत ही छोटा है। मतलब ज्ञान है कि ये जो भी है तो साइज इतना बड़ा होगा। ओके, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि है 5.8 इंच। तो चूंकि हमारा यहाँ पर यूनिट सेटअप जो है वो सेंटीमीटर में है, टाइम, आवर्स, टेम्परेचर, ओके। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 5.8 इंच इक्वल टू 14.7 और 8 के आसपास इतने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करेंगे, यहाँ से एक क्यूब लेंगे। ये आ जाएगा मेरा 14.8 सेंटीमीटर का एक क्यूब हमने ले लिया है। काफी छोटा है ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेफरेंस है तो हम स्केल डाउन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कराएंगे। एक सेकेंड, फर्स्ट तो जो है दोबारा से मुझे लेना पड़ेगा। फिर ओके, ये वाली, हाँ। तो ये इस हाइट के अकॉर्डिंग हमें ये सेटअप करना पड़ेगा। काफी छोटा है। जी, ओके। तो जो दिए हुए जो मेजरमेंट है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सेट करें तो हमारा जो 3D मॉडल है वो इतना बड़ा बनेगा। हम फ्रंट व्यू को भी सेट कर देते हैं, छोटा आ गया।
चलिए, तो हमारा जो ये 3D मॉडल बनेगा वो लगभग इस साइज का होगा। तो फ्रंट व्यू में हम अगर आ जाते हैं फ्रंट व्यू में, तो अब इसे हम पीछे की ओर धकेल देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये फ्रंट व्यू में आ गया। आ, इस तरह से हम अपने रेफरेंस को सेट करते हैं। आ, देख सकते हैं जो कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमें इसके विड्थ और लेंथ हाइट वगैरह मिल चुका है। ठीक है। आप चाहें तो बाकी के जो भी जैसे ये हमारा हो गया टॉप व्यू। हम टॉप व्यू में दोबारा से शिफ्ट ए जाकर इमेज रेफरेंस टॉप व्यू, ठीक है, आ गया। इसे भी हम छोटा कर देते हैं। ओके, ये भी लगभग सेट हो चुका है। ये देखिए, से ये थोड़ा सा वो यूज कर स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा है 3.5। तो इसको चलिए हम नाप, एक मिनट, ये 3.5 है। तो 3.5 है, तो लगभग 8.9। इसको भी मेजरमेंट कर लेते हैं हम। एक दूसरा क्यूब ले लेते हैं। ये हो रहा हमारा 8.9। हाँ, ये भी सेट है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम हमारा परफेक्ट से हम पीछे की ओर कर लेते हैं। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से जो रेफरेंस हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। यह ना ही आपको मतलब ना केवल आपको एग्जैक्ट साइज देता है, बल्कि आपको एक मॉडल को बनाने की जो परफेक्ट बनाने की जो एक्यूरेसी है वो भी आपको प्रदान करता है। तो रेफरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई मॉडल स्टार्ट करो, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, डजंट मैटर। तो चलिए बाकी की बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हमने जो सीखा वो है इस तरह से प्राइमरी शेप्स हमारे जो ब्लॉकिंग में हमें हेल्प करती है, जो हमारे प्राइमरी शेप्स को बनाने में। ठीक है, किसी मॉडल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम प्राइमरी शेप से ही स्टार्ट करते हैं। वो प्राइमरी शेप्स किस तरह से बनते हैं, उनके जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स है, वर्टेक्स, फेस और एज, इनके बारे में हमने जाना। किस तरह से फेस काम करते हैं, वर्टिस का क्या रोल है, एजेस कितने इम्पोर्टेंट है शेप को डिफॉर्म करने में। उसके बाद हमने जो 3D मॉडल की जो वर्कफ्लो है, जिस तरह से हम अपने 3D मॉडल को स्टार्टिंग में ब्लॉकिंग स्टेज में बनाते हैं, फिर हाई पॉली करते हैं डिटेल के लिए। उसके बाद हम फिर उसकी को ऑप्टिमाइज करके लो पॉली में लेके जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा रेफरेंस का क्या इम्पोर्टेंस रोल है हमारे 3D जब हम कोई ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उस पर। इस तरह से दोस्तों हम अपने इनिशियल चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आने वाली वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी 3D मॉडल को स्टार्ट करने से पहले
वो जो टूल्स हैं उनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा, मुझे पता है ये सब चीज़ें काफ़ी बोरिंग है, बट ट्रस्ट मी, जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे, मॉडलिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे, उस वक़्त ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ होने वाली है। तब हो सकता है कि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत आए। इसलिए मैं स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, टूल्स हैं, इन चीज़ों के बारे में इन डेप्थ आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो फंडामेंटल जो बेस है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका नींव ही कमज़ोर रहेगा, तो फिर उस पे फिर कोई आप ऊँची इमारत बना नहीं सकते हैं। तो बेटर है कि पहले आप नींव को मजबूत करें, ताकि आप जितनी भी ऊँचाई तक आप जाओ, आपका नींव अगर मजबूत रहेगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अगर वीडियो ज़्यादा यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं। बाय बाय।